अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर मान लिया जाए एक वेक्टर ना हो, मोर देन वन वेक्टर, सॉरी दो वेक्टर ना हो, मोर देन टू वेक्टर हो, 3 4 5 6, लाइक ऐसे सिचुएशन हो a प्लस b प्लस c प्लस d, ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है ना। तो चार चार वेक्टर का एडिशन अगर आपको करना होगा, ऐसे सिचुएशन में ट्रायंगल लॉ जो हो जाता है वो फेल नहीं होगा, ये ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा इस केस में, ठीक है, लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। सो टू अवॉइड ऑल दिस थिंग, अब हम लोग जो कंटेंट सीखेंगे, एक नया तरीका सीखेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर को ऐड ही करेंगे इसके थ्रू। जैसे अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर रहे हैं और माइनस अगर e है, ठीक है, तो इस तरीके से 5 वेक्टर में अगर भी अगर डील करना पड़े तब भी हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले सीखने की जरूरत क्या है, पर्पस पहले क्लियर हो गया, उसके बाद हम आगे काम करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग को सीखने का जरूरत है यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। यूनिट वेक्टर के थ्रू हम लोग उस कॉन्सेप्ट को तक पहुंचेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बात जानना स्टार्ट करते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, ठीक है। तो यहां पर सिंपल आप लिखोगे क्या, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड। अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर इफ वेक्टर ए जो है अगर यूनिट वेक्टर होगा, इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, then it can be represented as, it can be represented as क्या, ए के ऊपर में कैप, ए कैप, ठीक है। और ए कैप का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। यहां तक तो हमको समझ में आ गया। नाउ देखो, ये यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या होता है, इसके पास क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो ये बेसिकली डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ये क्या बताएगा, सोर्स डायरेक्शन, ठीक है। सो कोई भी वेक्टर, जैसे अगर मान लिया जाए ए वेक्टर, ठीक है ना, तो ए वेक्टर को आप पता है कैसे लिख सकते हो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, इधर देखना। इस वेक्टर को के पास दो चीजें, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड ऑफ ए, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए कैप। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एनी वेक्टर, any vector can be represented like this, represented like this, ठीक है ना। ये बात हम लोग को क्लियर समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो है, अब देखो इसमें अगर हम ए कैप की बात करें तो लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से, ये वाला जो पोर्शन है वो इसके डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड हो गया, है ना। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे अगर मान लिया जाए एक वेक्टर है जिसका 5 न्यूटन है और अलोंग नॉर्थ, नॉर्थ के डायरेक्शन। अब अगर हमको इसी डायरेक्शन में, इसी वेक्टर, यहां पर ध्यान देना, इसी डायरेक्शन में अगर एक यूनिट वेक्टर निकालना, पता है क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे ये वेक्टर क्या था आपका, 5 न्यूटन नॉर्थ, राइट। अब इसको इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 न्यूटन नॉर्थ। तो ये बन गया ना एक कैप, समझ गए, है कि नहीं है। तो यहां से हम लोग को ये समझ में आता है कि ये ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along the along the direction of वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, पहला चीज, ठीक है। कैसे मिला, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख देते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसी वेक्टर को इसके खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तब क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये आपको बेसिक आइडिया मिला। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है ना।
अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो ध्यान दो इस चीज को कि हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में क्या क्या सीखे कि उसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सीखे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद क्या सीखे कि किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या सीखे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है ना, तो बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो ये 4 कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे, है ना। नाउ अब हम लोग सीखेंगे सम स्पेशल यूनिट वेक्टर, ठीक है। सम स्पेशल यूनिट वेक्टर मतलब स्पेशल क्यों है वो आपको बताते हैं। मतलब अगर ये वेक्टर दिख गया तो ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है। इस वेक्टर को देखते ही आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये वेक्टर क्या है क्या नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, समझ रहे हो ना, इसलिए ये स्पेशल है, ठीक है। तो देखो वो स्पेशल यूनिट वेक्टर क्या है। देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस से ले लेते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान रहे, इसको हम लोग वाई एक्सिस मान रहे और इसको जेड एक्सिस मान रहे, ठीक है। अब देखो एक यूनिट वेक्टर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग बनाते हैं, एक स्पेशल यूनिट वेक्टर हम लोग वाई एक्सिस, मतलब वो दिखा इसका मतलब आपको सीधा आइडिया लग जाए कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर अब उसी तरीके से जेड एक्सिस की तरफ, तो तीनों डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर हम लोग असाइन करते हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ आई कैप, इधर की तरफ जे कैप और इधर की तरफ के कैप। मतलब आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर किधर, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये 3 यूनिट वेक्टर अगर कहीं पर भी आपको दिख जाएगा जे कैप, इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया इधर वाई एक्सिस के तरफ, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, समझ आ गया। नाउ अब अगर इसी यूनिट वेक्टर में अगर आप -1 मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान देना, अगर इसी यूनिट वेक्टर में अगर आप -1 मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको याद होगा कि अगर आप -1 किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता था, है ना, और डायरेक्शन क्या होता था, रिवर्स हो जाता था, है ना। जैसे अब आई कैप में अगर -1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 अभी भी रहेगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो इसको माइनस आई कैप जो होता है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरीके से माइनस जे कैप जो होगा वो यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। एंड देन माइनस के कैप जो हुआ वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो 3 एक्सिस के अलोंग आप इसको बता सकते हो। हाँ, अब देखो यहाँ पर 5 वेक्टर है, ठीक है। इन पांचों वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना हो कैसे करोगे। देखो जैसे अगर मान लिया जाए ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की बात है, तो देखो चाहे वो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, हर वेक्टर को हम लोग इस तरीके से बता तो सकते ही, सॉरी इस तरीके से बता तो सकते ही, है ना। ये आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर में तो यही दो चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं। तो अगर हम वेक्टर ए की बात करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। ये किसके डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो यहाँ आई का, तो वेक्टर ए के बारे में पता चल गया, 10 आई कैप। अब सुनो मेरी बात को, अगर आपको इस तरीके से दिखा अगर कहीं कि 10 आई कैप है, ठीक है, 10 आई कैप है, इसका मतलब क्या कि ये वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन दे दिया।
अब उसी तरीके से वेक्टर बी के बारे में अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या बताओगे आप? बोलो आप लोग खुद। तो देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 15 और एक किस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर माइनस जे कैप। ठीक है, उसी तरीके से अगर वेक्टर सी की बात करेंगे तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका 20 और ये किधर की तरफ है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पर 20 के कैप। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे डी का पूछे तो क्या बताओगे? देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वेक्टर जो है वो कहीं पर भी रह सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए ये वेक्टर यहाँ पर ना दे करके मैं यहाँ दे दूं, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर भी डी वेक्टर दे देते 25 का, यहाँ ना दे करके कहीं और भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ तो दे ही सकते हैं। तो मेन आपको देखना ये एरो किस डायरेक्शन में, किस क्वाड्रेंट में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एरो का डायरेक्शन किधर, तो ये एरो जो है वो नेगेटिव एक्स की तरफ नहीं है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 25 नहीं है, 20 नहीं है 25 आई कैप लिखोगे। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर ई के बारे में बात करें तो वैसे ये दिख तो रहा है कि इस पॉइंट के नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में है, बट इसका एरो का डायरेक्शन किधर है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। दैट्स वाई यहाँ पर आपको जे कैप लगाना पड़ेगा, ना कि माइनस जे कैप। तो इस चीज को लेकर के आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है, यहाँ पर एरो का डायरेक्शन मैटर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक बात बताओ कंपोनेंट वर्ड से क्या समझते हो? कंपोनेंट वर्ड का मतलब ये है टुकड़े। जैसे आपके हाथ में एक पेन है, ठीक है, अगर वो सिंगल बॉडी पेन ना रहा हो, अगर मान लिया जाए, तो उसको क्या कर सकते हो आप, उसका एक कवर होगा, उसको आप सेपरेट कर दिए, ठीक है, उसको बीच से उसको ओपन करके एक पार्ट को अलग कर दिए, दूसरे पार्ट को अलग कर दिए, अंदर से जो रिफिल होगा उसको भी अलग कर दिए, तो वो सारे क्या हो गए कंपोनेंट हो गए, है ना। अब एक बात बताओ उसको एक साथ अगर असेंबल कर दोगे तो पेन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो वेक्टर के साथ भी वैसा ही है। हम लोग यहाँ पर वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट में तोड़ने का खास बात यह है कि सारे कंपोनेंट को जब मिलाओगे तो मिलने के बाद बनेगा वो ओरिजिनल चीज ही जो वो पहले था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर ए है, ठीक है, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा पार्ट में नहीं तोड़ना होता, केवल दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है इसका एक्स एक्सिस के नाम, दूसरा होता है वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो एक होता है आपका क्या एक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या होता है आपका वाई कंपोनेंट। तो अब ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में फर्क क्या है, देखो इसको समझते थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए एक ब्लॉक है, उसको खींच करके यहां से तुम यहां लेके चले गए, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितने से बदलेगा, तो यहां से लेकर के यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट इतने से चेंज हुआ, पहले 0 था, अब यहाँ पर 5,5 5,4 हो गया, तो एक्स का वैल्यू 5 से बदल गया, है ना, और वाई वैल्यू क्या है 4 से बदल गया। इसका मतलब आप इस बॉडी को मूव तो किए थे इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका असर एक्स एक्सिस की तरफ कितना दिखा, वो हो गया आपका एक्स कंपोनेंट। उसी का असर, उस वेक्टर का असर वाई एक्सिस की तरफ कितना दिखा, वो हो गया आपका वाई कंपोनेंट। जैसे अगर आप कोई बॉडी को इधर फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगने के वजह से एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो आपका कंपोनेंट हो गया, है ना। अब ये कंपोनेंट क्या, देखो सिंपल है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक लाइट रे फॉल कराते हैं, ठीक है, तो इसका शैडो एक्स एक्सिस पर कितना कहाँ कहाँ पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइट फॉल कराओगे तो यहाँ ऐसे, तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका क्या एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर अगर आपका टॉर्च है और यहाँ से आप अगर लाइट फॉल करा रहे हो तो इस वेक्टर का शैडो एक्स एक्सिस पे किधर पड़ेगा,
सॉरी y एक्सिस पे किधर पड़ेगा, तो यहां से यहां, तो ये आपका क्या हो जाएगा y कंपोनेंट, ठीक है ना, बस ये समझना है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट कैसे है क्या नहीं है वो सब सारा पूरा रिसर्च अब हम लोग करना स्टार्ट करते धीरे धीरे। देखो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया आपका वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये हो गया, अगर आपको O तो इसको आप A मान लो, ठीक है, और फिर जाकर के इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर आपको B पॉइंट मान लिया, है ना। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक OA जो है आपका क्या हो गया, X कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और OB जो हो गया आपका वो Y कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बात समझना अच्छे से, ये जो वेक्टर है, अभी आप अगर इसको ये डॉटेड लाइन को अगर आप मिलाओ, ठीक है, एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक पैरेललोग्राम का पार्ट है कि नहीं, ठीक है। और ये जो आपको वेक्टर ए दिखाई पड़ रहा है वो क्या इन दोनों वेक्टर का डायगोनल है कि नहीं, तो क्या वेक्टर ए जो है इधर वाला वेक्टर और इधर वाला वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, ये OA जो है वो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये एक्स कंपोनेंट है और यहाँ पर इसके ऊपर अगर एरो लगा दी तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स कंपोनेंट वेक्टर, और ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट वेक्टर, है ना। तो अब हम लोग एक्स कंपोनेंट वेक्टर और वाई कंपोनेंट वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर एक्स कंपोनेंट वेक्टर अगर निकालना होगा तो इसका क्या करोगे तुम, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, राइट, यही करोगे ना। चलो करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या करते हैं ना, इस बी वाले लाइन को हम लोग इधर, यहाँ पर ये जो वेक्टर है ना इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को ये बात पता है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ओबी वाले लाइन को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाता है, ठीक है ना। अब अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ओ बी। और उसी तरीके से अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाता है आपको, बेस ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ से ओ ए का वैल्यू देखते, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी cos थीटा, और यहाँ पर ए बी का वैल्यू अगर निकालना हो, ए बी दैट मीन्स, ए बी मतलब क्या, ओ बी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर आपको पी लिखना पड़ेगा, ओके थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है। तो अगर एरर हो गया तो फिर अब डिलीट करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें। चलो ये साइन थीटा कॉस थीटा सबको डिलीट करो। देखो इधर साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एपी डिवाइडेड बाय ओपी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ओए डिवाइडेड बाय ओपी। तो यहाँ पर ओए बराबर क्या हो जाएगा, ओपी कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पर एपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी साइन थीटा। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस वन, ओके। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ओपी क्या है, वेक्टर ए है बेसिकली, ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्मॉल ए मान लो, है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए मान लिया। तो फिर यहाँ पर जहां जहां ओपी देखो तुमको दिख रहा है तो वो क्या तुम लिखोगे, ए कॉस थीटा, ठीक है। और एपी तुमको दिख रहा है, इसको क्या लिखोगे, ए साइन थीटा। अब आगे बढ़ो, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, ओ ए यहां से यहां तक का लेंथ कितना मिला आपको, ओ ए बराबर ए कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये किस एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, क्या लिखोगे, आई कैप। तो मतलब एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, एक्स कंपोनेंट वेक्टर जो होगा वो आपका ए कॉस थीटा आएगा,
फिर उसी तरीके से आप चलो आ जाओ ओबी पे। ओबी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओबी बराबर ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ओबी वेक्टर का के कैप। अब देखो जो यहां से यहाँ एपी है वही तो ओबी है, तो एपी और ओबी जो है वो बराबर बराबर है, पैरेलली शिफ्ट किए थे ना हम लोग, लेंथ बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए साइन थीटा। और ओबी, ओबी किसके अलोंग है, तो जे कैप के अलोंग है। तो यहाँ पर ओबी क्या हो गया आपका, वाई कंपोनेंट हो गया, है ना, ये वाई एक्सिस की तरफ वाई कंपोनेंट, राइट। सो नाउ वेक्टर ए जो होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट है कि नहीं है। मतलब ए दोनों वेक्टर, इन दो, मतलब ए वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, है ना, इस वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग को ये बात पता चला कि यहां से ये समझो, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, any vector can be represented in the form of I cap and j cap, ठीक है। कोई भी वेक्टर को हम आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, अब ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर मान लिया जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समराइज्ड फॉर्म में बता रहे हैं, अगर ये मान लिया जाए वेक्टर ए है, यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है थीटा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, लिख सकते हैं। यही हम लोग सीखे अभी तक, यस, हाँ या ना, यस सर। शाबाश। अब देखो इसको थोड़ा सा कैपिटलाइज करते हैं, थोड़ा सा देखो, अगर मान लिया जाए यहाँ पर वेक्टर का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है, ये एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। इसको एक्स आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर 10 cos 60 आई कैप प्लस 10 sin 60 जे कैप, मतलब यहाँ पर 10/2 आई कैप प्लस 10√3/2 जे कैप, दैट मीन्स 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। तो देखो इस वेक्टर को हम ए कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर बहुत डिफरेंट सिचुएशन बताने वाले हैं, ध्यान देना गौर से, यहाँ पर ध्यान दे दिए तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा आपको। देखो अगर मान लिया जाए यही वेक्टर हो, आपको एक्स एक्सिस से एंगल ना दे, वाई एक्सिस से एंगल दे, समझ रहे हो, वाई एक्सिस से एंगल दे, यहाँ पर 60 डिग्री दे दे, फिर क्या करेंगे हम लोग, तो सुनना मेरी बात, इस वेक्टर को हम लोग बी मान लेते हैं। तो बी का देखो यहाँ पर आई कैप ऐसे लिखोगे और इधर जे कैप, ध्यान देना इधर इंपॉर्टेंट है ये, है ना। देखो यहाँ पर इसका x कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा b साइन थीटा, और y कंपोनेंट जो हो जाएगा वो b cos थीटा, समझ रहे हो, उल्टा हो जाएगा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझना, देखो अगर यहाँ पर ये एंगल तुम दिए हो तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये बना तो फिर बेस कौन है, तो बेस है तुम्हारा वाई एक्सिस वाला, ध्यान दो इधर, ठीक है। बेस कौन बना यहाँ पर, ये, तो बेस अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस निकालना हो तो कॉस इस्तेमाल करते, परपेंडिकुलर निकालना हो तो साइन इस्तेमाल करते, ये एक बेसिक आइडिया है, ठीक है ना। तो जिधर से एंगल बना रहा होगा उधर की तरफ आप क्या करोगे, कॉस लोगे, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा tan cos 60 और इधर लिखना पड़ेगा tan sin 60 ऐसे, और आई कैप जे कैप तो रहेगा ही, तो यहाँ पर आपका
10√3/2 I कैप प्लस 10/2 J कैप। समझ गए? तो ये बात है। नाउ अब आप अगर आपको और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए आपको दे दिया जाए कुछ इस तरीके का सिचुएशन, ठीक है, इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपको यहां पर एंगल दे दिया जाए 60 डिग्री और इसका लेंथ कितना है 10, ये हो गया वेक्टर सी। अब देखो यहां पर इसका कंपोनेंट किधर किधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, है ना। तो सी वेक्टर को हम लोग इस सी वेक्टर का आई कैप जो होगा और यहाँ पर सी वेक्टर का ये जे कैप। अब देखो सी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो यहाँ पर माइनस आई कैप होगा, और इसका वाई कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ है ही, इधर जे, है ना। अब देखो इसका y कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो 10 cos 60, तो यहाँ पर आप लिख दो 10 cos 60, है ना, और x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 sin 60। क्लियर है ये चीज? तो आप इसको आगे सॉल्व कर लेना है, 10√3/2 I कैप प्लस 10/2 J कैप, ये हो गया आपका सी वेक्टर, है कि नहीं है। देखो हम सारे पॉसिबिलिटी को आप लोग को कवर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लिया जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो क्या होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा आपको, दूसरा कंपोनेंट इधर मिलेगा, है ना, और दोनों कंपोनेंट जो है इधर क्या होता है माइनस आई कैप और इधर क्या होता है माइनस जे कैप, ठीक है। तो डी वेक्टर के केस में क्या करोगे आप, यहाँ पर माइनस आई कैप और माइनस जे कैप लगाओगे, है ना। अब देखो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो एंगल तो इधर से बना, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30, तो आप यहाँ पर लिखोगे 10 cos 30, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 sin 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10√3/2 I कैप माइनस 10/2 J कैप, ये हो जाएगा आपका डी वेक्टर, है ना। देखो कंफ्यूजन कब आएगा, कंफ्यूजन कब आएगा वो समझना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। प्रॉब्लम पर कब आएगा, जब सिचुएशन ऐसा दे दे, ये एंगल 60 डिग्री, ये 10, ये वेक्टर, अब बताओ। सो इस केस में आप अभी इस सिचुएशन में कंपोनेंट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इसका टेल जो है वो सेंटर पे, ओरिजिन पे, समझ रहे हो आप। तो फिर वो ट्रायंगल वाला को जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा फॉलो नहीं हो पाएगा, आप बैक में जाओगे कंपोनेंट आप कैसे निकाले हो, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन वहां पर लगाए हो आप। तो देखो बेसिकली आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, ये जो वेक्टर है ना उसको आपको मूव करना पड़ेगा सच दैट कि इसका टेल कहां पर आ जाए, सेंटर पे आ जाए, ठीक है। तो मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री बनाएगा तो फिर ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, तो इस तरीके से 60 डिग्री, और अब ये 10 हो गया, अब ये वेक्टर ये, अब आप इसका आराम से कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, एक्स एक्सिस इधर हो गया, वाई एक्सिस इधर हो गया, कंपोनेंट में आप ब्रेक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नाउ अनदर केस, अब अगर मान लिया जाए वेक्टर जो है आपको थोड़ा सा और परेशान करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन दे दे, ठीक है, और आपको 120 डिग्री ऐसे दे दे, फिर आप क्या करोगे, तो फिर से आपको यहाँ पर दोबारा से पोजीशन चेंज करने का जरूरत है, यहाँ पर 10 मान लिया, क्या करेंगे देखो, इस वेक्टर को आपको यहाँ पर ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसा है, ये 120 डिग्री है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा। अब अगर इसका लेंथ है 10, अब इसका कंपोनेंट में आप ब्रेक करो, इधर एक्स एक्सिस हो गया, अब इधर वाई एक्सिस हो गया, तो ये सब सारा चीज अगर आपके माइंड में एकदम अच्छे से बैठा हुआ तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।